नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विजार्ड एकेडमी पर। मैं रमेश यादव। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक ही होंगे। और इस लॉकडाउन के दौर में स्टे होम एंड सेव लाइफ, ये सब का मोटिव होना चाहिए और यही होगा भी। सब अपने अपने घरों पर होंगे, सुरक्षित होंगे, सतर्क होंगे। और इस विजार्ड एकेडमी परिवार की तरफ से आप सभी भाइयों बहनों को आज ईद उल फितर या इस ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, दिली मुबारकबाद। हमारी आप सब के लिए दुआ है कि आप जहां कहीं पर भी हों महफूज रहें और आपकी हर नेक इबादत को अल्लाह कबूल करे। और इस वैश्विक महामारी के दौर में हमारे इस समाज की, हमारे देश की, समस्त मानव प्रजाति की ये अल्लाह रक्षा करे, ऐसी हम आपके लिए दुआ करेंगे। चलिए साथियों, आज हम भारतीय भूगोल की श्रृंखला में बेहद महत्वपूर्ण शीर्षक गंगा नदी तंत्र की आपसे बातचीत करने वाले हैं। और एक ख़ास बात आपको बता दें कि ये आज की क्लास जो लोग हमसे ऑफलाइन पढ़े हैं उनके लिए तो खास रहने वाली है, और जो लोग शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे ये उनके लिए बेहद खास रहेगी। आप लोग कॉपी और पेन साथ लेकर के बैठेंगे, क्योंकि आज की क्लास में आपको काफ़ी कुछ नया देखने और सुनने को मिलेगा। एंड आई होप कि ये चीज़ें सारी संतोषजनक होंगी। तो चलिए अविलंब क्लास की शुरुआत करते हैं। गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम आप देख पा रहे हैं। इसके पहले आपने सिंधु नदी तंत्र के बारे में कंप्लीट बातचीत की है, और सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन आपने 3 वीडियो के अंतर्गत किया है। तो आज की क्लास में देखेंगे सेम उसी पैटर्न पर गंगा नदी के बारे में। साथियों, गंगा नदी के बारे में बात करें तो देखिएगा, हमने आपसे बताया होगा कि जो भी नदी तंत्र होगा उस नदी तंत्र में जिस नदी के नाम पर उस तंत्र का नामकरण किया गया होगा वह नदी उस नदी तंत्र की मुख्य नदी होगी। और इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं, चूँकि ये गंगा रिवर सिस्टम है, मीन्स ये जो गंगा रिवर होगी इस संपूर्ण रिवर सिस्टम की मेन रिवर होगी, मुख्य नदी होगी। और गंगा नदी तंत्र किसे कहेंगे? भाई गंगा और उसकी समस्त सहायक नदियों को गंगा नदी तंत्र कहेंगे। और दोस्तों, आपको एक ख़ास बात और बताएं कि हमारे साथ पढ़ने का सबसे अच्छा फ़ायदा आपको ये भी है, वैसे तो कई फ़ायदे हैं लेकिन उनमें सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि चीज़ें जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वो आप विद मैप, मानचित्र की सहायता से पढ़ेंगे। और आपका ये तजुर्बा भी होगा, आपका खुद का ये एक्सपीरियंस होगा कि जब आप चीज़ें मानचित्र की सहायता से पढ़ते हैं, ख़ास तौर पर ज्योग्राफी की बात करें, तो जो भी पॉइंट होंगे वो आपके माइंड में काफ़ी लंबे टाइम के लिए स्ट्राइक करते हैं। तो आप बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ में। हम गंगा नदी तंत्र के बारे में आपसे बात करने चल रहे हैं, और इस नदी तंत्र का अध्ययन हम कई शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम गंगा नदी के उद्गम के बारे में आपसे, गंगा नदी के ओरिजिन, उद्गम के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। और उद्गम के बाद में फिर हम इसके अपवाह क्षेत्र की बारे में बातचीत करेंगे। अपवाह क्षेत्र के बाद में हम इसके ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। और सहायक नदियों के बाद इस रिवर बैंक पर लोकेटेड सिटीज़ के बारे में हम आपसे बात करेंगे, यानी कौन कौन से शहर अथवा महानगर इस नदी के किनारे स्थित हैं। और उसके बाद फिर हम आपसे बातचीत करेंगे अंत में कि गंगा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले किस प्रकार की संरचना का निर्माण करती है या किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है, और हमारे इस वनडे एग्ज़ाम में उसका क्या कुछ उपयोग है, यानी उसके क्या कुछ इम्पोर्टेंस है। इन कई शीर्षकों के अंतर्गत हम आपसे बातचीत करेंगे। उद्गम में आप देखेंगे कि आखिरकार गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, या इसका नामकरण कहाँ से गंगा पड़ता है, और किन किन नदियों के मिलने के परिणाम स्वरूप
गंगा का नाम गंगा पड़ा है। अफवाह की बात करेंगे कि गंगा नदी का जो प्रवाह है ये यानी उद्गम से लेकर के और बंगाल की खाड़ी में गिरने तक ये किन किन भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है। और सहायक नदियों की बात करें तो गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ, अर्थात कौन कौन सी गंगा की बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ, कौन कौन सी गंगा की दाहिने किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। शहरों की बातचीत करें तो कौन कौन से शहर गंगा नदी के कौन से किनारे पर स्थित हैं, और डेल्टा के बारे में अभी हम आपसे बातचीत कर रहे थे। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और हमने आपको प्रारंभ में कहा कि सारी चीज़ें हम आपको विदमय मानचित्र के माध्यम से पढ़ाएंगे, बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके अपवाह क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि जो गंगा नदी है ये कौन कौन से भारतीय राज्य से होकर के बहते हुए आगे पहुंचती है, और अंत में ये जो है सागर अथवा महासागर अथवा बंगाल की खाड़ी में विलीन होने से पहले किस देश में और किस नाम से बहते हुए जाती है। तो आइए सबसे पहले, चूँकि आपको पता होगा ये गंगा नदी का जो ओरिजिन है, जो गंगा नदी का उद्गम है, आपने कई बार पढ़ा होगा, अधिकांश लोगों को आपको पता होगा कि गंगा नदी का जो उद्गम होगा ये उत्तराखंड राज्य में होगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, ये जो स्टेट होगा ये उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ही होगा, और इधर ये उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर होगा। यहाँ से ये नेपाल देश आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से ये नेपाल रहा, और नेपाल के बाद में ये नेपाल और चीन की बॉर्डर लाइन है। इधर की बात करें तो ये आप देख पा रहे होंगे ये सिक्किम भारतीय राज्य है, इधर की तरफ ये नेपाल, और यहाँ से इधर आपको पता है ये भूटान हो जाएगा। यहाँ की बातचीत करें तो ये देख पा रहे होंगे ये यूपी और नेपाल का बॉर्डर, ये इस तरह से आइए, और यहाँ पर ये बिहार होगा। दोस्तों इसकी बातचीत करें, ये आप देख पा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की ये पूर्वी सीमा होगी। और यहाँ से बातचीत करें, ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, आपने सोनभद्र के बारे में पढ़ा होगा, ये आपका ललितपुर होगा। यहाँ से ये इस तरह की संरचना आप कंप्लीट देख पा रहे हैं। और इसके आगे की बातचीत करें, ये मथुरा, आगरा, और यहाँ से ये वाला जिला शामली होगा, और यहाँ से ये सहारनपुर। और इसके बारे में बातचीत करें दोस्तों, आप शायद देख पा रहे होंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे, ये बिहार का बॉर्डर होगा, बिहार नीचे की तरफ झारखंड होगा, और यहाँ से ये पश्चिम बंगाल। यहाँ की बातचीत करें आपसे, ये आप देख पा रहे हैं ये झारखंड राज्य होगा, और यहाँ से अब झारखंड और ये वेस्ट बंगाल की बॉर्डर लाइन होगी, और ये कंप्लीट वेस्ट बंगाल ही होगा नीचे की ओर। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये भारत का एक जो पड़ोसी देश है जिसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ये वही देश है, और ये नीचे की ओर। चूँकि हम इसे कंप्लीट इस वजह से नहीं बना रहे हैं, इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा। खैर ये ऊपर की तरफ ये बांग्लादेश होगा, और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये हिमाचल प्रदेश राज्य है, ये हिमाचल प्रदेश राज्य होगा। हिमाचल प्रदेश राज्य की बात करें, इसके और पश्चिम की बात करें, यहाँ पंजाब आ जाएगा, पंजाब के ऊपर ये यहाँ से इधर ये जम्मू एंड कश्मीर होगा। तो दोस्तों इससे हमने कहा, ध्यान दें आप, इससे हमने कहा ये हिमाचल प्रदेश है, ये HP से इंडिकेट कर रहे हैं, और ये उत्तराखंड है, UK है, ये कंप्लीट आपका UP है, उत्तर प्रदेश है। इसे हमने कहा ये नेपाल होगा, भारत का पड़ोसी मुल्क, और यहाँ पर ये आपका बिहार हो जाएगा। बिहार के बाद में JH से इंडिकेट कर रही है, झारखंड होगा, और झारखंड के बाद में ये वाला वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल होगा, और पश्चिम बंगाल के बाद इधर की बात करें तो ये वाला, खैर आज इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये तो सिक्किम राज्य होगा, ये भारतीय राज्य सिक्किम होगा। हम आपसे चूँकि गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बातचीत करने चल रहे हैं, तो यहाँ आप मानचित्र के माध्यम से देखेंगे कि ये जो गंगा नदी है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, और कौन कौन से स्टेट से ये होते हुए आगे ये कहाँ पर किस स्थान पर या किस राज्य में किस स्थान पर
दो वाटर स्ट्रीम में डिवाइड होती है, यानी दो जलधाराओं में विभक्त होती है और फिर वहाँ से उसका क्या कुछ नाम पड़ता है। तो साथियों आप नोटिस करेंगे, आपने पढ़ा होगा कि उत्तराखंड राज्य में, चूँकि ये उत्तराखंड राज्य है और उत्तराखंड राज्य में आपने पढ़ा होगा उत्तरकाशी ज़िले में गंगोत्री हिमनद से इस गंगा नदी का ओरिजिन होता है, गंगा नदी का उद्गम होता है। तो ये कुछ इस तरह से गंगा नदी यहाँ उत्तराखंड से निकल करके और यहाँ उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में इंटर करके और इस तरह से बहते हुए बिजनौर के बाद कन्नौज, वापस कानपुर वगैरह होते हुए आपके प्रयागराज पहुँचती है और प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी यहाँ से होते हुए और आपने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश का सबसे जो पूर्वी ज़िला बलिया है, वहाँ से होते हुए, बलिया से होते हुए फिर ये बिहार इंटर कर जाती है। बिहार, पटना, भागलपुर, पटना, छपरा होते हुए, ध्यान देंगे आप एक ख़ास बात, ये कंप्लीट जो स्टेट है ये झारखंड है और ऊपर की ओर आप देख पा रहे हैं जैसे ये जो गंगा रिवर है ये झारखंड स्टेट में भी ये फ्लो होती है, यानी ये झारखंड राज्य में भी बहती हुई है। झारखंड में अगर आप डीप में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक ज़िला साहेबगंज होगा, साहेबगंज, और एक स्थान का नाम पाकुर जो कि झारखंड में ही है। तो गंगा नदी झारखंड के साहेबगंज और पाकुर से फ्लो होते हुए आगे ये वेस्ट बंगाल पहुंचती है और वेस्ट बंगाल पहुंचने के बाद यहाँ से ये दो वाटर स्ट्रीम में डिवाइड हो जाती है, दो जल वितरिकाओं में विभक्त हो जाती है। यहाँ से एक दूसरी धारा पद्मा के नाम से बहते हुए, चूँकि ये बांग्लादेश है तो ये पद्मा के नाम से बहते हुए बांग्लादेश प्रवेश कर जाती है और वहीं दूसरी एक धारा जो है ये हुगली के नाम से बहते हुए पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहते हुए और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसे हमने आपसे कहा ये पद्मा है। पद्मा की बातचीत करें तो ये गंगा की एक धारा है और इसी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये आपके कई बार सी टेट, सुपर टेट या यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। उसके अतिरिक्त यहाँ तक कि ये प्रश्न सिविल तक की परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, चूँकि जीएस की बात करें इसमें। और ये आप देख पा रहे होंगे ये हुगली नदी जो कि गंगा की एक वितरिका है, गंगा की एक वितरिका है पश्चिम बंगाल राज्य में, आपको पता ही, इसे हुगली के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यही नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो गंगा नदी है कुल कितने इंडियन स्टेट से फ्लो होती है, यानी कुल कितने भारतीय राज्यों से होकर के बहती है। तो इसमें हम आपसे बातचीत करें, सबसे पहले गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के बाद ये यूपी में इंटर करती है। यूपी के बाद ये BH से इंडिकेट करें बिहार पहुंच जाती है। बिहार के बाद में ये झारखंड पहुंचती है और झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल पहुंचती है। यानी इस तरह से आपने देखा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत ये गंगा नदी कुल कितने भारतीय राज्यों से होकर के बहती है। तो भाई ये कुल 5 भारतीय राज्यों से होकर के बहती है। गंगा नदी कुल 5 भारतीय राज्यों से होकर के बह रही है, ये आपने देखा। और इसमें बातचीत करें तो गंगा नदी की आप यहीं से देख लें, यहाँ से तमाम सा प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अभी हम विस्तार में आपसे एक एक फैक्ट के बारे में बातचीत करेंगे, पर आप यहाँ पर बेसिक थोड़ा समझ लें कि ये उत्तराखंड स्टेट से जब ये गंगा नदी यूपी में इंटर करती है तो यहाँ से एक ज़बरदस्त प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो आपने बिजनौर का नाम सुना होगा। यहाँ बिजनौर से गंगा नदी यूपी में इंटर करती है और बिजनौर के बाद ये कन्नौज और इधर कानपुर, इलाहाबाद या वर्तमान प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, भदोही होते हुए बलिया से निकलती है। और गंगा नदी की ओवरऑल जो लेंथ है ये 2525 किलोमीटर की होगी, आपको पता होगा। और उसमें से 1000 किलोमीटर ये गंगा रिवर जो है अकेले यूपी में फ्लो होती है। और उत्तर प्रदेश के लगभग, या ओवरऑल कुल की बात करें, उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से गंगा नदी बहती हुई जाती है और ये बलिया से बिहार में प्रवेश कर जाती है। यहाँ हमने बताया
कि ये साहेबगंज और पाकुर वाला जो क्षेत्र है झारखंड का, वहाँ से होते हुए ये वेस्ट बंगाल पहुँचती है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो गंगा रिवर है ओवरऑल ये 5 राज्यों से होकर के बहती है, 5 भारतीय राज्यों से होकर के बहती है। एक धारा इसकी हुगली के नाम से और दूसरी पद्मा के नाम से बांग्लादेश में बहते हुए और अंततः बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो साथियों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसे इरेज करेंगे। और अभी हम, चूँकि एक चीज़ आप समझेंगे, स्टेट वाइज आप अगर चाहें तो मैप बना करके इसे समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। रीज़न ये है कि गंगा की इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, गंगा की इतनी सहायक नदियां हैं, अगर स्टेट वाइज इसका मैप बना करके और उसे दिखाने की या इंडिकेट करने की कोशिश करेंगे तो एक एक इसकी जो ट्रिब्यूटरी होगी, एक एक नदी जो होगी वो काफ़ी छोटी छोटी बना करके आपको दिखानी होगी, और जिससे आप इस तरह से देख पाएंगे बिल्कुल ये तारनुमा संरचना बन जाएगी, बिल्कुल एक तारनुमा, ये जालनुमा एक संरचना बन जाएगी और आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए अब इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ इसके लेफ़्ट और राइट बैंक या राइट एंड लेफ़्ट साइड की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। और ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल या ये जो झारखंड वगैरह है, इन सब के मैप को इसके बाद नहीं बनाएंगे। बाकी चीज़ें चूँकि लिखते चलेंगे साथ ही साथ, तो आप सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे, ये हमारा वादा होगा आपसे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसे इरेज कर दें। और अब सीधे सीधे बात करते हैं गंगा नदी के ओरिजिन के बारे में, कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य में कहाँ से होता है और किन किन नदियों के मिलने से इस गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। और उसमें भी आप अधिकांश चीज़ें नहीं देखेंगे, क्योंकि गंगा की जो मुख्य धारा है वो भागीरथी को माना जाता है। और आपको पता है भागीरथी और ये जो इसकी एक सहायक नदी अलकनंदा होगी, ये दोनों नदियां जब उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं तो वहीं से इनकी जो कंबाइंड जो स्ट्रीम है, जो संयुक्त धारा है, वो गंगा के नाम से जानी जाती है। लेकिन इसमें कौन सी नदी को सास कहते हैं, कौन सी नदी को बहू कहते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको आज नई देखने और सुनने को मिलेंगी। आप देखिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे गंगा नदी, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। जी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इस नदी की ओवरऑल कुल लंबाई 2525 किलोमीटर की है। मीन्स गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसमें एक खास बात ध्यान देंगे, इस 2525 किलोमीटर में गंगा नदी सर्वाधिक 1000 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा लगभग 1000 किलोमीटर कहाँ पर फ्लो करती है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ये मैक्सिमम की बात करें। अगर बात करें गंगा नदी कौन से स्टेट में मिनिमम फ्लो करती है, सबसे कम बहती है, तो लगभग 40 किलोमीटर के अराउंड। और कौन से स्टेट में? झारखंड राज्य में। तो यहाँ पर आपने देखा कि गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 1000 किलोमीटर बहती है और सबसे कम झारखंड राज्य में लगभग 40 किलोमीटर बहती है। अच्छा, इसके अतिरिक्त ये जो आप गंगा नदी की बातचीत कर रहे हैं, ये सबसे लंबी नदी है। दूसरी क्या बात है, ये सबसे पवित्र भी है। गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है। और तीसरी बात ध्यान दें, ये गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। जी हाँ। अब आप बताएंगे जरा, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कौन से वर्ष प्रदान किया गया? चलिए अभी हम लौटते हैं, फिर बातचीत करेंगे। गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है वेदों पुराणों में भी इसका उल्लेख है। और दूसरी बड़ी बात, आपको पता होगा कि गंगा नदी में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते।
गंगा नदी के जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते। उसके पीछे वजह क्या है, तो आप ध्यान देंगे गंगा नदी के जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते। उसकी खास वजह क्या है कि गंगा नदी में एक विशेष प्रकार का वायरस, एक विशेष प्रकार का विषाणु पाया जाता है और उस विषाणु का नाम बैक्टीरियोफेज है। और ये जो बैक्टीरियोफेज नाम का विषाणु है, जो वायरस है, ये जितने भी टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, जितने भी टाइप के जीवाणु होते हैं, उन सब का ये भक्षण कर लेता है, उन सबको खा लेता है, उन सबको ख़त्म कर देता है। और इसके चलते, इस बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु के चलते गंगा नदी के जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते। और यही वजह है गंगा को सबसे पवित्र नदी मानते हैं, भारत की सबसे पवित्र नदी है, पूजनीय है। हाँ, और भारत की राष्ट्रीय नदी हमने कहा, ध्यान दें कि गंगा को राष्ट्रीय नदी की संज्ञा, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी की संज्ञा वर्ष 2008 में दी गई थी। सन 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्रदान किया गया था। और ध्यान दें, गंगा नदी को वर्तमान में जीवित मानव की भी संज्ञा प्रदान की गई है। ये करंट का टॉपिक है, उत्तराखंड राज्य के संबंध में अगर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। खैर, इसके अतिरिक्त देखिएगा, ये जो गंगा नदी है, इसमें ध्यान दें, डीओ अगर आपने पढ़ा हो कभी तो आप पाएंगे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी घुली हुई ऑक्सीजन। गंगा नदी में डीओ की मात्रा, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और यही वजह है कि गंगा नदी में जलीय जीव पाए जाते हैं, और उन सभी जलीय जीवों में सबसे ज़्यादा जो जलीय जीव पाया जाता है, इसकी बात करें, इसका नाम डॉल्फिन है। और ध्यान दें, ये जो गंगा नदी में पाए जाने वाला डॉल्फिन है, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। इसे भी आपने पढ़ा होगा कि गंगा नदी में पाए जाने वाला डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा नदी में डॉल्फिन क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहाँ पर डीओ, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी घुले हुई ऑक्सीजन की मात्रा गंगा नदी में सर्वाधिक होती है। और इसके पहले ये जो डॉल्फिन है, इसकी मात्रा घटने बढ़ने के परिणाम स्वरूप अधिकांश जो आपके वैज्ञानिक हैं वो इस बात का अनुमान लगा लेते थे, अगर डॉल्फिन जलीय जीव की संख्या गंगा नदी में बहुत तेज़ी से घट रही है, मीन्स गंगा नदी में पोल्यूशन का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि जब पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा तो गंगा नदी में ये जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम होगी, और अगर उसकी मात्रा कम होगी तो डेफिनेटली ये जो डॉल्फिन नाम का जलीय जीव है इसकी भी मात्रा कम होगी। और अगर डॉल्फिन नामक इस जीव की मात्रा गंगा नदी में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, मतलब गंगा नदी में पोल्यूशन का लेवल बहुत तेज़ी से घट रहा है। और वर्तमान में इस लॉकडाउन के बाद आप देखेंगे कि जब भी कोई रिपोर्ट आएगी उसमें आप पाएंगे कि गंगा नदी में डॉल्फिन इस जीव की मात्रा में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। उसके पीछे रीज़न ये है कि गंगा नदी बहुत तेज़ी से साफ़ हुई है, वो लगभग पहले जैसी हो चुकी है। और चूँकि ये जो डॉल्फिन है ये बिल्कुल फ्रेश वाटर में रहती है, बिल्कुल स्वच्छ जल में, साफ़ सुथरे जल में रहती है। और गंगा चूँकि वर्तमान में लगभग साफ़ हो चुकी है, और इस वजह से डॉल्फिन की मात्रा या डॉल्फिन की संख्या उसमें डेफिनेटली बढ़ चुकी होगी। और एक आपने सुना भी होगा, कहावत है कि प्रकृति अपना नियंत्रण स्वयं बनाती है। तो वर्तमान में हम आप उसी दौर से होकर के गुजर भी रहे हैं। खैर, यहाँ पर हम आपसे बातचीत कर रहे थे डॉल्फिन के बारे में। आपने देखा इसे राष्ट्रीय जलीय जीव की संज्ञा दी गई है। तो आइए अब हम सीधे सीधे गंगा नदी के बारे में बातचीत करते हैं कि उसका उद्गम कहाँ से हुआ और किन किन नदियों के मिलने से उसका उद्गम हुआ, या उसकी और जो सहायक नदियां हैं जिन नदियों के मिलने से गंगा नदी का नाम गंगा पड़ा है, उन सभी नदियों का उद्गम कहाँ है, कहाँ पर हुआ है, किन हिमनद से हुआ है, साथ ही साथ वो कौन कौन से राज्यों से होकर के बहती हैं। इन तमाम सारे तथ्यों के बारे में आइए आपसे बातचीत करते हैं। देखिएगा, बिल्कुल मानचित्र के सहायता से हम देखेंगे। और इसके पहले आपने पढ़ा होगा कि गंगा नदी का जो ओरिजिन है वो कहाँ से माना जाता है भाई। तो गंगा नदी का ओरिजिन आपने पढ़ा होगा कई बार, उत्तराखंड राज्य का जो उत्तरकाशी जिला है, उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में
यहीं पर एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है, और इस ग्लेशियर को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो ध्यान दें, इसे गंगोत्री ग्लेशियर की संज्ञा दी जाती है, और ये उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में है। इसी गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर का ओरिजिन होता है, एक नदी का उद्गम होता है, और प्रारंभ में इस रिवर को जाह्नवी की संज्ञा देते हैं। ध्यान देंगे, प्रारंभ में इस रिवर को जाह्नवी नदी की संज्ञा देते हैं, जाह्नवी नदी की संज्ञा देते हैं, जो गंगोत्री ग्लेशियर से जिसका उद्गम हो रहा है। और ये जाह्नवी रिवर जब फ्लो होते होते यहाँ पहुँचती है, जाह्नवी रिवर फ्लो होते होते जब ये गोमुख के पास पहुँचती है, गोमुख, तो अब आप ध्यान देंगे, गोमुख के पास पहुँचने के बाद अब इसके बाद ये जो वाटर स्ट्रीम है ये अब भागीरथी के नाम से जानी जाती है। इस तरह से आपने देखा कि गंगा नदी जिसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से माना जाता है, गंगोत्री ग्लेशियर से प्रारंभ में जिस नदी का उद्गम होता है उसे जाह्नवी नदी की संज्ञा देते हैं, और जाह्नवी नदी जब गोमुख के पास पहुंचती है तो वहां से उस धारा का नाम भागीरथी पड़ता है। और इस तरह से अब आपने देखा ये नदी कौन सी हो गई, अब इसका नाम रहा भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। अब इसके बाद ये भागीरथी नदी आगे और बहते हुए जब दक्षिण की ओर पहुंचती है तो यहीं पर ध्यान देंगे, यहीं से भागीरथी नदी की एक दूसरी सहायक नदी है, आपने उसका नाम पढ़ा होगा भिलंगना। ये इस वाली नदी का नाम होगा भिलंगना। ये गणेश प्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी की जो सहायक नदी भिलंगना है, यहीं गणेश प्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी से आकर के मिल जाती है। इस स्थान का नाम होगा गणेश प्रयाग। यहीं पर भिलंगना नदी भागीरथी से मिल जाती है, और यहाँ से मिलने के बाद अभी भी ये जो भागीरथी नदी है ये दक्षिण की ओर बहते हुए आगे जाती है। वहीं दूसरी ओर इस उत्तराखंड राज्य में ही यहाँ पर एक और भी ग्लेशियर है, आपने इसका नाम सुना होगा, संतोपथ हिमानी की संज्ञा इसे देते हैं, या संतोपथ ग्लेशियर, इस ग्लेशियर का नाम ही है संतोपथ ग्लेशियर। और ध्यान देंगे संतोपथ ग्लेशियर के और दूसरे बाईं ओर यहाँ पर एक और भी ग्लेशियर है, और इस वाले ग्लेशियर का नाम मिलाम ग्लेशियर है। इस वाले ग्लेशियर का नाम रहा मिलाम, जी हाँ, मिलाम ग्लेशियर। और इस तरह से आप नोटिस करेंगे, इस संतोपथ ग्लेशियर से एक रिवर का ओरिजिन होता है, और वहीं दूसरी ओर ये जो मिलाम ग्लेशियर है यहाँ से भी एक रिवर का ओरिजिन होता है। अब ये जो संतोपथ ग्लेशियर है, यहाँ से जिस रिवर का ओरिजिन होता है उसे प्रारंभ में विष्णु गंगा की संज्ञा देते हैं, और दूसरी ओर मिलाम ग्लेशियर से जो रिवर ओरिजिन हुई उसे कौन सी संज्ञा देते हैं? तो ये रही आपकी धौली गंगा। ध्यान दें, इस तरह से इसका नाम रहा धौली गंगा, और इस वाले रिवर का नाम रहा विष्णु गंगा। और आगे देखिएगा, ये धौली गंगा और विष्णु गंगा ये दोनों इस वाले पॉइंट पर, इस वाले स्थान पर एक दूसरे से मिलते हैं, और इस वाले स्थान का नाम है क्या? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। और अब आप नोटिस करेंगे कि इस विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर इन दोनों नदियों के मिलने के बाद इनकी अब ये जो कंबाइंड ये जो वाटर स्ट्रीम है, ये जो संयुक्त धारा है, यहीं से इसका नाम पड़ता है अलकनंदा। इस तरह से आपने देखा कि ये जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी का उद्गम ये विष्णु गंगा और धौली गंगा, इन दोनों नदियों के परस्पर मिलने के परिणाम स्वरूप विष्णु प्रयाग से होता है। और अलकनंदा नदी दक्षिण की ओर बहते हुए जाती है,
ज्यों ज्यों ये दक्षिण की ओर बहते हुए जाती है तो इससे बाईं ओर से एक और भी नदी आकर के अलकनंदा में मिल जाती है और इस नदी का नाम होता है नंदाकिनी। और ध्यान दें, ये जो नंदाकिनी रिवर है ये नंद प्रयाग में आकर के, नंद प्रयाग ये एक उत्तराखंड में स्थान है। इसी नंद प्रयाग में कौन सी रिवर आकर के अलकनंदा में मिल रही भाई, इसका नाम है नंदाकिनी। तो इस तरह से आपने देखा नंदाकिनी भी अलकनंदा की ये ट्रिब्यूटरी हुई, सहायक नदी हुई। और इसके आगे नंदाकिनी के बाद ये कर्णप्रयाग, आपने उत्तराखंड में ये भी स्थान का नाम है, आपने सुना होगा। दूसरी एक रिवर आकर के इस अलकनंदा से मिल जाती है, दूसरी एक रिवर आकर के अलकनंदा से मिल जाती है और इस वाले रिवर का आपने नाम सुना होगा पिंडार नदी, पिंडार नदी। तो ध्यान दें, ये वाला स्थान कर्णप्रयाग होगा और इस जगह पर मीन्स कर्णप्रयाग में ये जो पिंडार नदी है ये भी बह करके आते हुए किससे मिल जाती है भाई, अलकनंदा से। इस नदी का नाम रहा पिंडार नदी। और पिंडार नदी के बाद कर्णप्रयाग के बाद और नीचे की ओर बातचीत करें तो आपने रुद्रप्रयाग का नाम सुना होगा और रुद्रप्रयाग के साथ ही साथ आपने एक और नदी का भी नाम सुना होगा जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी का आपने नाम सुना होगा। वो रुद्रप्रयाग में आकर के किससे मिल जाती है भाई, तो रुद्रप्रयाग में आकर के मंदाकिनी नदी इस अलकनंदा से मिलती है। ये वाला स्थान आपने देखा, इसका नाम होगा रुद्रप्रयाग, जी हाँ। और इस वाले रिवर का क्या नाम होगा, इस वाली नदी का क्या नाम होगा, तो इसका नाम होगा मंदाकिनी। इस तरह से आपने देखा कि जो मंदाकिनी नदी है वो अलकनंदा में रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती है और इस तरह से रुद्रप्रयाग के और दक्षिण बहते हुए जब अलकनंदा जाती है तो रुद्रप्रयाग के बाद ये दोनों नदियाँ उत्तराखंड में एक स्थान पड़ेगा देवप्रयाग। अब उत्तराखंड के देवप्रयाग में ये दोनों नदियाँ कौन, एक का नाम, ये वाली का नाम रहा अलकनंदा और दूसरी इस वाली रिवर का नाम रहा क्या, भागीरथी। और इस वाले स्थान का नाम रहा क्या, इसका नाम रहा देवप्रयाग। कौन से स्टेट में आता है आपके, ये उत्तराखंड में आता है। जब ये दोनों नदियाँ उत्तराखंड के देवप्रयाग में संगम बनाती हैं तो यहाँ से अब इनकी जो ये कंबाइंड वाटर स्ट्रीम होगी, अब इनकी ये जो संयुक्त धारा होगी यही आगे गंगा के नाम से बहते हुए जाती है। यही जलधारा, इन दोनों नदियों की यही जो संयुक्त धारा है अब यही पूरे भारतवर्ष में गंगा के नाम से बहते हुए जाती है। इस तरह से आपने देखा कि ये जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी का ओरिजिन कौन से स्थान पर हो रहा है भाई, तो ये देवप्रयाग में। देवप्रयाग कौन से स्टेट में आएगा आपके, उत्तराखंड में। चूँकि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियाँ परस्पर संगम कर रही हैं तो इनकी जो संयुक्त धारा है उसी को ही आगे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन चूँकि आप एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो जवाब होगा हमेशा विकल्प के अनुरूप ही होगा। इन केस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गंगा नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ होता है और विकल्प में चूँकि ये देवप्रयाग ना रहे, अब ऐसी स्थिति में आपको गंगोत्री चूज़ करना होगा और यही आप पढ़ते भी आए हैं। लेकिन अगर देवप्रयाग उस विकल्प में मौजूद होगा तो आपका जवाब देवप्रयाग होगा। क्योंकि इसके पहले आप देख रहे हैं ये जो वाटर स्ट्रीम है ये भागीरथी है और ये जो वाटर स्ट्रीम है ये अलकनंदा के नाम से जानी जा रही है। अब ध्यान देंगे, ये जो आपके यहाँ भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी को इसमें भी चूँकि भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों गंगा की दो धाराएं हैं, दोनों सहायक नदियां हैं, तो इसमें भी भागीरथी नदी को
सास की संज्ञा दी जाती है और अलकनंदा नदी को बहू की संज्ञा दी जाती है। और यही वजह है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ पर माना जाता है? गंगोत्री ग्लेशियर। जबकि आपको पता है गंगोत्री ग्लेशियर से कौन से नदी का उद्गम हो रहा है भाई? कौन से नदी का उद्गम हो रहा है? तो ये भागीरथी नदी का उद्गम होता है। और भागीरथी नदी को ही चूँकि सास की संज्ञा दी गई है, इसकी जो सहायक है अलकनंदा उसे बहू की संज्ञा दी गई है। यही वजह है कि जो सास का उद्गम स्थल गंगोत्री है वही गंगा नदी का भी उद्गम स्थल मान लिया जाता है। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आप समझे होंगे। साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी हर किसी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। आइए देखते हैं। तो यहाँ तक आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझा होगा। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर दो चीज़ें और भी हैं। इस अभी 2 अथवा 3 साल पहले उत्तराखंड राज्य में एक ट्रेजेडी आई थी, एक प्राकृतिक आपदा आई थी, बादल फटने की घटना आपने सुनी होगी। और वो जो बादल फटने की घटना थी वो कहाँ पर हुई थी भाई? केदारनाथ में। और आपका जो केदारनाथ है ये कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो आप ध्यान देंगे, ये वाला स्थान जो है, ये वाला जो स्थान है ये होगा आपका केदारनाथ। और केदारनाथ इस तरह से आपने देखा, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मंदाकिनी। तो आज एक बात क्लियर हुई कि मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ स्थित है। और हिंदुओं का एक ये बेहद प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। और हिंदुओं के 4 धामों में एक धाम आपने नाम सुना होगा, बद्रीनाथ का। तो बद्रीनाथ भी उत्तराखंड राज्य में है। और आप बता सकते हैं कि बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो देखिएगा, शायद आज आपको पहली बार पता चलेगा यहाँ पर ये बद्रीनाथ स्थित है। और आप बिल्कुल चित्र से स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि बद्रीनाथ ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है भाई? तो इस नदी का क्या नाम है? अलकनंदा। तो आपने देखा कि केदारनाथ ये मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है और ये जो बद्रीनाथ है ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, एक चीज़ आप हमें बता सकते हैं, ये केदारनाथ मंदिर कौन से भगवान का मंदिर है? या बद्रीनाथ जो मंदिर है ये कौन से भगवान का मंदिर है? क्योंकि यहाँ से भी बिल्कुल आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, उसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बद्रीनाथ है ये बद्रीनाथ भगवान विष्णु का मंदिर है। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का मंदिर है। और इस केदारनाथ की बात करें तो आपके जो महाकाल हैं उनका मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। शायद बिल्कुल अभी तक आप संतुष्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर कुछ भी चीज़ें आपको असहज महसूस हो रही हैं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बेशक आप हमें कमेंट के माध्यम से इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि इसके बाद की जो भी वीडियोज़ होंगी, जो भी त्रुटि हो रही होंगी उसे हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ पर देखिएगा, हम आपसे बातचीत करने जा रहे थे। ये भागीरथी और भिलंगना ये दोनों अलग अलग नदियाँ हैं, जिनमें भागीरथी की सहायक नदी का नाम भिलंगना है। हमने कहा भिलंगना नदी ये भागीरथी में गणेश प्रयाग में अपना संगम अथवा मुहाना बनाती है। और ये जो गणेश प्रयाग है यहीं पर एक डैम बनाया गया है, एक बांध बनाया गया है। और उस बांध का नाम रखा गया है टिहरी बांध। ध्यान देंगे, ये है टिहरी बांध। आपको पता होगा ये कौन सी नदी पर भाई निर्मित है? तो नदी का नाम होगा भागीरथी। और कौन से राज्य में आएगा? तो अभी भी हम उत्तराखंड राज्य की आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये टिहरी बांध ज़्यादातर चर्चा में क्यों रहता है, उसके पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं। और उसमें सबसे पहला कारक तो यही है कि टिहरी बांध भारत का संभवतः सबसे ऊंचा बांध होगा, जिसकी जो ऊंचाई है लगभग ये 260 मीटर के आसपास होगी, 260 मीटर की होगी। ये भारत का सबसे ऊंचा एक तो डैम हो जाएगा, बांध हो जाएगा। और दूसरी और ख़ास बात कि इस वाले ये वाला जो बांध है, ये बांध भूकंप जोन 5 में स्थित है। और आपको पता है भूकंप जोन 5 वह स्थान होंगे जहां पर भूकंप के आने की संभावना
प्रबल होती है, ज़्यादा होती है। और चूँकि ये हिमालयी क्षेत्र में है, ऐसा माना जाता है कि इस गणेश प्रयाग नामक स्थान पर रिक्टर पैमाने पर 8 अंक तक के तीव्रता के भूकंप कभी भी आ सकते हैं, यानी ज़्यादा आने की गुंजाइश है। और ध्यान दें, इस टिहरी बांध के पीछे जो निर्मित जलाशय है उसका नाम स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय है। और इन केस अगर फ्यूचर में कभी भी भूकंप आया तो डेफिनेटली डैम टूटेगा, डैम यानी बांध टूटेगा। और अगर बांध टूटेगा तो उसके पीछे जो निर्मित जलाशय है वहाँ पर चूँकि इतना बड़े पैमाने पर पानी भरा हुआ है, जिससे अगर अचानक जल का बहाव शुरू होगा तो ध्यान देंगे ये उत्तराखंड गणेश प्रयाग से बहने का सिलसिला शुरू होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने सारे ये ज़िले हैं वहाँ से होकर के लगभग संपूर्ण दिल्ली तक जो है ये जलमग्न हो जाएगी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इसके पीछे, इस डैम के पीछे जल जमाव है। यही वजह है कि टिहरी बांध ज़्यादा चर्चा में रहता है। हालांकि स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर के अभी भी आक्रोश बना हुआ है, लेकिन ये जो बांध बनाने वाले जो भी लोग हैं या जो भी वैज्ञानिक हैं, जो भी इंजीनियर हैं, उनका अपना तर्क है कि ये जो टिहरी बांध है पूरी तरह से भूकंप के झटके से भी महफूज रहेगा, सुरक्षित रहेगा। खैर, और ध्यान दें, आपने इन्वायरमेंट में एक बेहद चर्चित प्रश्न पढ़ा होगा, चिपको आंदोलन। तो ध्यान दीजिएगा, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो इसी टिहरी बांध के निर्माण के समय ही शुरू हुई थी। चूँकि जब बांध को बनाया जा रहा था तो उस समय बड़े पैमाने पर वृक्षों को काटने की आवश्यकता हुई। और ध्यान दें, ये 1973 का मामला है। चलिए थोड़ा सा और ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ से, 1973 वर्ष 1973 का मामला है। ध्यान देंगे, वर्ष 1973 में जब ये डैम बन रहा था तो चूँकि इसके पीछे जल जमा होगा तो बड़े पैमाने पर वृक्षों को काटने का सिलसिला शुरू हुआ। और उसी समय सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में जो महिलाएं थी वो वृक्षों को काटने से बचाने के लिए वो वृक्षों को पकड़ करके उससे लिपट जाया करती थी। और इस तरह से उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से एक आंदोलन की शुरुआत की थी। उसे ही भारतीय इतिहास में चिपको आंदोलन की संज्ञा दी गई थी। तो ये प्रश्न जीएस का सुपर हिट प्रश्न है, कई बार आपने देखा होगा अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा गया प्रश्न है। तो इस चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है 1973 में टिहरी बांध के निर्माण के समय ही सुंदरलाल बहुगुणा जी के ये नेतृत्व में महिलाओं द्वारा पेड़ों से चिपक करके लिपट करके वृक्षों को काटने से बचाने की शुरुआत की गई थी। तो ये कुछ खास बातें हैं अभी जिसके बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, जब हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट पढ़ाएंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं आपको पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर इन सब के बारे में एक बार फिर से हम बातचीत करेंगे। फिलहाल साथियों, आई होप कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी हर किसी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और एक ख़ास बात और भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दें कि बहुत जल्दी हम करंट अफेयर के क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपको करंट की रिक्वायर है तो बेशक आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बताइएगा, और जिससे हमें भी पता चलेगा कि अगर आप लोगों को करंट की रिक्वायर होगी तो हम बहुत जल्दी करंट की एक और क्लास की शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं। चलिए हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।